नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के अंतर्गत आज प्रस्तुत है कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विमर्श। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित विषयों पर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में लघु कथा समीक्षा समालोचना से जुड़े मित्रों के वक्तव्य आलेख रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यद्यपि समकालीन लोककथा के विभिन्न पक्षों पर एक अच्छी चर्चा के अनुमान के साथ इस कार्यक्रम को काफ़ी व्यापक स्तर पर तैयार किया गया था, किंतु अपनी स्वीकृति के बावजूद अनेक मित्र परिस्थितियोंवश अपने आलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिन मित्रों के आलेख एवं वीडियो हमें प्राप्त हो गए हैं, हम उन्हीं के साथ सीमित रूप में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक एकांतर शुक्रवार को किया जा रहा है। आज इस क्रम की 7वीं प्रस्तुति है। आज की प्रस्तुति में शामिल है चर्चित लोककथाकार आदरणीय डॉक्टर संध्या तिवारी जी का आलेख, जिसका विषय है लघु कथा में आरंभ एवं समापन बिंदु और उसकी रचना यात्रा। आलेख में हमारे द्वारा दिए गए जिन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है वे इस प्रकार हैं। क्या आप सहमत होंगे कि लघुकथा में जितना महत्वपूर्ण उसका समापन बिंदु होता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका आरंभ बिंदु भी होता है? यदि हाँ तो क्यों और कैसे? यदि नहीं तो क्यों? लघुकथा का आरंभ बिंदु किसे माना जाए? जिस बिंदु से हम लघुकथा की निर्मिति को आरंभ करते हैं या जिस बिंदु से हम लघुकथा की सृजनात्मक प्रेरणा ग्रहण करते हैं? तीसरा प्रश्न, क्या लघुकथा का आरंभ बिंदु उसकी समापन बिंदु तक की रचना और रचनात्मकता की यात्रा का मार्गदर्शक हो सकता है? इस पर कुछ विशेष प्रकाश डाल सकें। और चौथा प्रश्न, आरंभ और समापन बिंदुओं में कोई पारस्परिक संबंध देखा जा सकता है? पांचवा प्रश्न, अच्छा समापन न होने से कई अच्छी लोककथाएं अपना प्रभाव खो देती हैं। इसकी बहुधा चर्चा होती है, लेकिन अच्छा आरंभ न होने से भी कई लोककथाएं अपनी श्रेष्ठता से वंचित हो जाती हैं। इसकी चर्चा नहीं होती। आप क्या व किस प्रकार सोचते हैं इस बारे में? और छठा प्रश्न, इस प्रसंग में कुछ और कहना चाहें तो स्वागत है। इस आलेख को YouTube मंच अभिराम वाणी पर अपलोड करने के साथ फेसबुक पर साझा किया जा रहा है। आलेख पर श्रोताओं द्वारा विषय से जुड़े प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्न केवल फेसबुक के टिप्पणी कॉलम में ही किए जाएं और विषय से संबंधित होने चाहिए। अपने प्रश्नों की भाषा का कृपया ध्यान रखें। किसी को अपमानित करने वाली भाषा का उपयोग ना करें। प्रश्नों के जवाब भी फेसबुक पर टिप्पणी कॉलम में ही दिए जाएंगे। उनका कोई पूरक वीडियो जारी नहीं किया जाएगा, जैसा कि आरंभ में योजना बनाई गई थी। तो प्रस्तुत है लघुकथा में आरंभ एवं समापन बिंदु और उसकी रचना यात्रा विषय पर डॉक्टर संध्या तिवारी जी का आलेख। आइए संध्या जी, और प्रस्तुत कीजिए अपना आलेख। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या तिवारी समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती विमर्श के अंतर्गत दिए गए विषय पर अपना आलेख प्रस्तुत करती हूँ। और मेरा विषय है लघुकथा में आरंभ एवं समापन बिंदु और उसकी रचना यात्रा। तो प्रस्तुत है मेरा आलेख। सबसे पहले तो हम बात करते हैं लघुकथा क्या है। लघुकथा किसे कहते हैं, और उसके बाद ही हम उसके विकास की बात करें तो हमें उसका आरंभ, उत्कर्ष और चरम समझ आएगा। क्षण के आघात में घटी वो बारीक सी बात जिसे लघुकथा लेखक घटना कह सकते हैं, उसे शब्दों में
बिंबों में अथवा अंतर अर्थों के सहारे कहने की कला को लघु कथा का दर्जा दिया गया है। अथवा जिसे पल या क्षण का भाव समाहित हो, या फिर पल में कुछ जो कौंध या लपक के रूप में आकर तत्क्षण विलुप्त हो जाए, उस क्षण की लपक जिसमें कुछ घटित हो जाए और संवेदनशील मनुष्य ग्रहण कर उससे एक सृजन कर लेता है, उसे ही लघु कथा कहते हैं। अब हमें ये समझना चाहिए कि लघु कथा में किन किन गुणों का अनुशीलन होना चाहिए, अथवा कि लघु कथा का आरंभ और अंत करते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं लघु कथा का आरंभ बिंदु। किसी भी रचना की कसौटी उसका आकार प्रकार नहीं, अपितु उसमें किस प्रकार से घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार उनका उतार चढ़ाव आया है, साथ कैसे उसका आरंभ और अंत हुआ है, इस बात पर रचना की बहुत कुछ सार्थकता निर्भर करती है। लघु कथा क्रम में कथानक, शीर्षक आदि के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उसका आरंभ। लघु कथा का आरंभ और समापन बिंदु दोनों ही बहुत कम महत्वपूर्ण लघु कथा का आरंभ और समापन बिंदु दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले तो लघु कथा लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लघु कथा का आरंभ किसी ऐसी बात से होना चाहिए जिस पर कि लघु कथा टिकी हो। माने कि लघु कथा का आरंभ बिंदु लघु कथा की नींव है। क्योंकि लघु कथा का आरंभ कहीं से भी हो जाता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लघु कथा का अंत लघु कथा के प्रारंभ के अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि बात खेत से शुरू हो जाए और पहुंच जाए खलिहान तक। लघु कथा का आरंभिक वाक्य लघु कथा के लिए सूत्र की तरह होता है, जिसके सिरे को पकड़कर लघु कथाकार पूरी रचना गढ़ता है। चूंकि लघु कथा का कलेवर बहुत विशद तो होता नहीं, इसलिए इसके आरंभ में ही अंत का बीज समाहित होता है या विद्यमान होता है। जहां तक देखा गया है कि लघु कथा का आरंभिक अंश द्वंद्वात्मक होता है, लेकिन यह इतना जरूरी भी नहीं। यदि देखा जाए तो लघु कथा का आरंभ बिंदु अंत तक जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। भी. वणकर लघु कथा के आरंभ के संदर्भ में लिखते हैं कि लघु कथा का आरंभ और अंत चोटदार होना चाहिए। प्रारंभ में ही अंत की शुरुआत और अंत में एक झटके की अनुभूति होनी चाहिए। नवोन्मेष भीणा वणकर लेख अने लघु कथा विषय थोंडुक, गुजराती से हिंदी अनुवाद। आरंभ बिंदु पर अपनी बात रखने के लिए मैं आदरणीय मार्टिन जान की एक लघु कथा जो कि कलश जनवरी 2020 में प्रकाशित हुई को उदाहरण के रूप में रख रही हूँ। शुरुआत तपती दोपहर में आग उगलते सूरज से बेपरवाह, पसीने से सराबोर उन दोनों को अपनी बगिया में कड़ी मेहनत करते देख मैं जज्बाती हो गया। शाम ढलने के साथ उथल पुथल मचाती भावनाएं कविता की शक्ल में कागज पर उतर आईं। इसके बाद मैंने डैश दिया है
ताकि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो मैंने उसका अंत की 2 लाइनें लिखी हैं, फिर मैंने अपना संदर्भ दिया है। हम लोगों का मजदूरी बढ़ा दीजिए ना, इससे थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा। मेरा परिवर्तनकामी चेहरा निरुत्तर होकर बगलें झांकने लगा। सृजन की जमीन पर बेरहमी से कुदाल चलते देख कागज पर उतरी कविता की कुटिल मुस्कान मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। लघु कथा कलश, जनवरी जून 2020, पेज नंबर 31। इस लघु कथा का आरंभ चिलचिलाती धूप में काम करने वाले मजदूरों को देखकर एक सहृदय सृजनशील मालिक के मन में भावों का ज्वार उमड़ता है, और वह उन मजदूरों पर कविता लिखकर शाम को जब उन्हें सुनाना चाहता है तो वे मजदूर पूछते हैं, इस कविता से क्या होगा? तो वो लेखक मालिक उन्हें बताता है कि इस कविता को पढ़कर लोग तुम्हारे प्रति बदलाव लाएंगे। तो वे दोनों मजदूर कहते हैं, तो मालिक, ये बदलाव क्यों ना आपसे ही शुरू हो जाए? आप थोड़ी पगार बढ़ा दीजिए, कविता रहने दीजिए। लेखक मालिक को महसूस होता है जैसे कागज पर लिखी कविता उसे मुंह चिढ़ा रही है। इस कविता का आरंभ बिंदु होता है चिलचिलाती धूप से, आग उगलते सूरज से, पसीने से लथपथ श्रमयुक्त मजदूरों से। तो कथा की शुरुआत में ही यह पता लग जाता है कि कथा मजदूरों के श्रम से संबंध में है। अंत आते आते मजदूरों के श्रम का बुद्धिजीवी वर्ग किस तरह दोहन करके एक कारुणिक चेहरा लेकर मसीहा बना रहता है, इस पर करारा तंज है। कथा आदि से अंत तक अपने में मुकम्मल है। लघु कथाकार भगीरथ जी का मत है कि लघु कथा का आरंभ बहुधा द्वंद्वात्मक होना चाहिए, लेकिन उपरोक्त कथा पढ़ने के बाद ऐसा होना भी कोई आवश्यक नहीं है। कथा कहीं से भी कहीं तक समाप्त होती है, आरंभ होती है, इसका कोई विशेष नियम नहीं। अब आते हैं लघु कथा का मध्य बिंदु या विकास बिंदु क्या होना चाहिए। लघु कथा का मध्य बिंदु उसकी वह चरम अवस्था होती है जहां पर कथा का विकास अपने पूर्ण यौवन पर होता है। कहानी या उपन्यास के समान लघु कथा में चरमोत्कर्ष धीरे धीरे नहीं, अपितु आरंभ की 2 पंक्ति के बाद ही प्रारंभ हो जाता है और उत्कर्ष पर आकर झन्नाटेदार अंत की ओर बढ़ जाता है। चूंकि लघु कथा में अंतर कथा नहीं होती अथवा कि मूल कथा की इधर उधर की फुनगियां नहीं चितराई जा सकती, फिर भी लघु कथा का फलक, बिंब, रूपक आदि से बहुत विस्तृत परिदृश्य किया जा सकता है। बिंबादि के अमूर्तन प्रयोग से लघु कथा निखरती भी है और परिष्कृत भी होती है, तथा लघु कथा के विकास के समय कथा का सौंदर्य खिल उठता है। तथापि लघु कथा मध्य बिंदु पर आकर तीव्र गति से अंत की ओर ढलती है। इसलिए यही वो स्थान है जहां लघु कथाकार फैसला करता है कि लघु कथा का अंत कैसे करना है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हिंदी लघु कथा प्रकृति और पहचान से एक उदाहरण रख रही हूं। लघु कथा में तथ्य कथन कहीं से भी आरंभ हो जाता है और मध्यम तक कथा तथ्य का स्फुरण, सनसनाहट और कसावट की सीमा तक पहुंचकर पाठक की चेतना को झकझोरने लगता है। यह वाक्य मैंने हिंदी लघु कथा प्रकृति और पहचान
रोशनलाल सुरीरवाला एवं प्रभाकर शर्मा जी के कथन से लिया है। लघु कथा का उठान कैसा होना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने महेश शर्मा की इस कसी हुई लघु कथा को लिया है। लघु कथा का नाम है नेटवर्क। दिनों से सोशल नेटवर्क पर ज़्यादा लाइक न मिल रहे थे, न कमेंट्स। हर पोस्ट औंधे मुंह गिर रही थी। सो आज छुट्टी के दिन ब्रह्मास्त्र चलाया और स्टेटस अपडेट किया, डाउन विथ हाई फीवर। पहले नाश्ता किया, फिर किराए के इस 1 रूम सेट की सफाई, कुछ कपड़ों की धुलाई, उसके बाद लंच तैयार किया और फिर जमकर स्नान। इसी बीच लाइक्स और कमेंट्स की रिसीविंग टोन बार बार बजती रही। तीर निशाने पर लग चुका था। उसके बाद मैंने कथा को पूरा न लेकर के उसका अंत लिया है। जी कहिए, उसने उलझन भरे स्वर में पूछा। ना ना, कुछ नहीं। दरवाजे पर खड़े उस अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा। वो तुम आज सुबह से बाहर नहीं निकले ना, तो सोचा पूछ लूं। मैं सामने वाले 1 रूम सेट में ही तो रहता हूँ। ये लघुकथा.com से ली गई। प्रस्तुत लघुकथा में किस प्रकार आरंभ बिंदु के बाद मध्यक बिंदु के तत्क्षण बाद ही कथा का पटाक्षेप एक टीस के साथ होता है, यह स्पष्ट दृष्टिगोचर है। साथ में यह कथा इतनी कसी हुई है कि इसके बाद कुछ कहने की बात रह नहीं जाती है कि कथा का कहाँ से आरंभ, कैसे उठान और कैसे समापन होना चाहिए। एक अन्य बिंदु, लघुकथा के निर्मिति बिंदु, इस पर चर्चा करते हैं। लघुकथा के निर्मिति बिंदुओं की बात करें तो उसका आरंभ अंत तो शार्प होना ही चाहिए। उसके विकास में झोल नहीं होनी चाहिए। अब चाहे कोई उपन्यास हो या लघुकथा, उसका प्रस्फुटन तो उत्कट तीव्र अनुभूति जन्यता से ही होता है। फिर लघुकथा तो जानी ही जाती है क्षण विशेष के लिए। इसका सृजन ही मात्र एक घटना बिंदु के इर्द गिर्द बुने शब्दों से होता है। एकांगी विधा होने के कारण इसके पंच या अंतिम पंक्ति में तो अंतर अर्थ छटा देखने को मिलती है, लेकिन पूरी कथा इकहरी ही चलती है। अतएव लघुकथा अपने लिए आवश्यक शब्द स्वतः निर्धारित करती है, लेकिन यदि उसका आरंभ, अंत और मध्य सटीक न हो तो लघुकथा में भटकाव पैदा हो सकता है। एक अच्छी लघुकथा को कसावदार होना चाहिए। लघुकथा लिखना आसान नहीं है। उसमें किसी भी घटना का वर्णन करने की छूट नहीं मिलती और ना ही किसी पात्र के रंग रूप, उसके कार्यकलाप, उसकी विशेषताएं, उसका वातावरण आदि के विशेषणों को परोसने का स्पेस। लेकिन जब लघुकथा लेखक यह सब करने लग जाए तो समझना चाहिए उसे लघुकथा की बनावट और बुनावट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लघुकथा का निर्माण आसपास के जीवंत पात्रों से होना चाहिए, ना कि कोरी कल्पना की उपज से। जीवन कथा कहानियों से ज्यादा आश्चर्यजनक सुखों दुखों से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें ज्यों का त्यों रख देने से सृजन नहीं होता। निर्मिति तो कच्चे माल को उठाकर गढ़ने से ही होती है। जैसे मिट्टी के लोंदे से कुम्हार सुंदर बर्तन, घड़ा, सुराही आदि रच देता है, स्वर्णकार सोने से तरह तरह के आकर्षक आभूषण रच देता है,
बिल्कुल इसी तरह दुनिया समाज में फैली घटनाएं लेखक कलाकार के हाथ लग सार्थक अभिव्यक्ति पाती हैं और रचयिता को यश भी दिलाती है। लघुकथा के निर्मित बिंदु के बाद की बात करें तो उसका आरंभ, अंत, मध्य सभी कुछ शार्प होना चाहिए। कथा से इतर अनावश्यक शब्द बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तथापि एक सार्थक लघुकथा अपना वांछित परिणाम देगी। तभी एक सार्थक लघुकथा अपना वांछित परिणाम देगी। वैसे जैसा कि माना जाता है कि लघुकथा लेखक एक एक दिन में 4-5 लघुकथाएं लिख लेते हैं, परंतु मेरा मानना है कि एक सशक्त लघुकथा लिखना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बोतल में जिन्न को उतारना या सुई के छेद से हाथी को निकालना। लघुकथा की निर्मित बिंदु को यदि ध्यान में रखा जाए तो आरंभ, मध्य और अंत के साथ शब्दों का चुनाव, बिंबों का चयन, कथा की कसावट, सधा हुआ ट्रीटमेंट और एक ऐसा अंत जो पाठक को देर तक कथा की खुमारी में डुबोए रखे। उदाहरणार्थ वंदना पांडे जी की लघुकथा का मर्म अच्छा होते हुए भी यह लघुकथा अपनी विकासशील अवस्था में किस तरह लड़खड़ाई, इसकी एक वानगी देखिए। लघुकथा का नाम है श्यामा। एक अर्धरात्रि अचानक डोरबेल घनघनाने लगी। आशंका और डर के बीच जैसे ही मैंने दरवाजे के पास गई, एक डरी हुई परिचित आवाज सुनाई दी, आंटी जी दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। सामने श्यामा खड़ी थी, मांग में सिंदूर, लाल साड़ी और आंसुओं से भीगा चेहरा लिए। उसको अपने पास बिठाकर पानी पिलाया तो वो आश्वस्त हुई। वो बोली, हम ससुराल से भग आए हैं आंटी जी, हम न जाइए हुआ। श्यामा सांवली सी खूबसूरत 14-15 साल की मेरी काम वाली बाई की बेटी सारा दिन मेरे घर में उछलती कूदती रहती थी। उससे बात करने का, उसको पढ़ाना लिखाना मेरा पसंदीदा काम था। एक दिन बाई हंसकर बोली, मोड़ी का ब्याह तय कर दो मैडम जी, कुछ मदद चाहूं। सुनते ही मेरा क्रोध आसमान पे। मारना है क्या लड़की को? कम से कम 18 की तो होने दो। वो बड़े गर्व से हंसकर बोली, मैडम जी ये सब बड़े लोगन के चोचले हैं, हमाओ हिया तो चलन नहीं। मेरे समझाने पर भी जब नहीं मानी तो गुस्से में मैंने उसे काम से निकाल दिया। बाई ने श्यामा की शादी एक अधेड़ उम्र के शराबी व्यक्ति से कर दी। शादी की पहली रात को उसका अधेड़ पति नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो बच्ची डर गई और कोने में दुबक गई। जैसे ही वो पास आया, श्यामा उसे धक्का देकर मेरे पास भाग आई। मोहल्ले वालों ने, मेरे पति ने और बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने उस बच्ची को अपने आंचल में समेट कर रखा। अंततः पति ने मुझसे हार मान ली और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए। हम दोनों मिलकर इस बच्ची को बड़े प्रयासों के साथ उसे शराबी के चंगुल से छुड़ा लिया। आज वो बच्ची हंसते खिलखिलाते मेरा घर गुलजार कर रही है। कभी कभी हंसते हुए बताती है, हमने बा को हुड़स के 2 लाते मारी आंटी जी, भरवारा के बुढ़ऊ कोने में घुस गो। ये लोककथा साहित्य संवेद से ली है।
जो कि फेसबुक ग्रुप है, उसमें इस लघु कथा का कथन अच्छा है, मर्म अच्छा है, संदेश अच्छा है, लेकिन जो कथा की बुनावट है उसमें लघु कथा की जो क्रिस्पीनेस है, या जो उसका जो करारापन है, या जो उसकी क्षीण काया है, उसको चोट पहुंचती है। और वो एक कथा के, एक कहानी के रूप में, एक लघु कथा के रूप में, लघु डैश कथा के रूप में परिवर्तित सी होने लग जाती है। उसके लिए मैंने लिखा है, कामवाली बाई की नाबालिग बेटी की शादी को लेकर बुनी गई कथा का अंत आते आते अपने कहन में किस तरह धराशायी हुई, यह कहना अतियुक्ति नहीं होगी। कानूनन यदि नाबालिग बच्ची की शादी नहीं की जा सकती तो उसे घरों में काम भी नहीं कराया जा सकता, और किसी के बच्चे के लिए उसके माता पिता की बिना इच्छा और इजाजत के कौन इतना बड़ा कदम उठा लेता है, तर्क की कसौटी पर भी यह कथा खरी नहीं उतरती। अस्तु, किसी की आलोचना मेरा मकसद नहीं, केवल समझाने और समझने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस कथा को यहाँ मैंने कोट किया है, कृपया अन्यथा न लें। लघु कथा यात्रा बिंदु, ये एक लघु कथा का पड़ाव है जिसको कि मैंने इसमें डालने की और अपनी बात कहने की कोशिश की है। जैसा कि कहा जाता है, लघु कथा एकांगी विधा है, इसकी सृजन में लेखक अपना ज्ञान नहीं बघार सकता। लघु कथा कहानी की तरह घटना प्रधान विधा भी नहीं जिसे कि गतिमयता प्रदान की जा सके। अनुभूति या संवेदना के स्तर पर जब कोई घटना हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्पंदित या आंदोलित करती है, तब हमारे अवचेतन मन में हिलोरें उठने लगती हैं। विचार मंथन और घटना की ऊहापोह जब इस कदर बढ़ जाती है कि मन की व्यथा किसी भी रूप में आकार लेना चाहने लगे, उस समय रचनाकार एक ट्रांस की स्थिति में होता है। जब तक रचना अपना आकार नहीं ग्रहण कर लेती, तब तक रचनाकार को चैन नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि लेखक को अपनी रचना अपनी कोख जाए बच्चे सरीखी प्रिय लगती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो लेखक ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी बर्तन में छिटका हुआ पारा, और कोई धैर्यवान रचनाकार उस पारे के एक एक कण को जोड़कर एक पूरी गोली बना लेने का श्रम करता है। तो जानिए कि कार्य की इतिश्री हुई। बस ऐसे ही होती है रचनात्मक यात्रा। मेरा ही नहीं, सभी लघुकथा विद्वानों का मानना है कि लघुकथा कथानक से अधिक क्रांतिकारी उसकी प्रस्तुति है, क्योंकि भावनाएं विश्व भर में क्या, ब्रह्मांड भर में एक जैसी ही हैं। वही राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, धोखाधड़ी, अमीरी गरीबी, शोषक शोषित, युद्ध की विभीषिका या शांति का सद्भाव, यही सारी भावनाएं सारे जहान में फैली हुई हैं, और इन सबके इर्द गिर्द सृजन का संसार अविरल रूप से अपना वर्तुल पूरा करता रहता है। तो बात आती है कि नया क्या है? नया होता है प्रस्तुतिकरण, उसका ट्रीटमेंट, लेखक का लेखकीय कौशल, उसने किस ढंग से अपनी बात को रखा है, यह चीज ही उसे विशिष्ट बना देती है। लेखक का दृष्टिकोण और उसकी वैचारिकता सृजन की नई जमीन तैयार करते हैं। जो लघुकथाकार अपनी लघुकथा को अंदर ही अंदर पकने देते हैं, उनके लेखन में परिपक्वता देखने को मिलती है, और जो जल्दबाजी में कच्ची रचना ही उकेर देते हैं, उसके लिए अमृतलाल नागर जी
जैसे महान लेखक का कहना है कि ऐसे रचनाकारों में भाव तो अवश्य जागते हुए परिलक्षित होते हैं, लेकिन बौद्धिक विकास अभी उनीदा और अलसाया नजर आता है। ऐसी ही एक संवेदनशील रचनाकार की रचना की वानगी देखिए, जिसके मन में बहुत कुछ हिलोरे ले रहा है, अथवा कि चाक पर चढ़ी हुई मिट्टी ने आकार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन आवे में सिकने नहीं रखा। लोककथा समूह के परिंदे ग्रुप में पोस्ट की यह लोककथा बेहद सकारात्मक और अच्छी है, लेकिन इसकी प्रस्तुति ने इसकी शार्पनेस छीन ली। जो पैनापन इसमें होना चाहिए वो नदारद है, और इसलिए यह एक औसत लघुकथा बनकर रह गई है। लघुकथा का नाम है प्रणाम। लघुकथा कुछ इस प्रकार है कि एक लड़की है सुनैना, जो कि अपनी मैडम जिन्होंने उसको कुछ सिखाया है उनको हैप्पी टीचर्स डे कहती है, और उनकी जो कही हुई बातें हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ये लघुकथा लंबी है, इसलिए मैं सिर्फ इसका रेफरेंस दे रही हूँ। लघुकथा जया आर्या जी की है। तो इसके बारे में मेरा ये कथन है, लघुकथा लेखक को किसी पात्र के रंग रूप, उसके कार्यकलाप, उसकी विशेषताएं, उसका वातावरण आदि का विस्तार नहीं करना चाहिए। घटना की प्रस्तुति को विस्तार देने की तुलना में कथाकार को जब वस्तु का संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगता है, तब रचना का विस्तार उसके लिए गौण हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लघुकथा केवल आकारगत, शिल्पगत, शैलीगत और प्रभावगत ही नहीं, शब्दगत, संप्रेषणगत और सौष्ठव को प्राप्त कथा रचना है। अंत में हम आते हैं एक श्रेष्ठ लघुकथा के समापन बिंदु पर। जिस तरह गद्य की कसौटी व्याकरण है, पद्य की कसौटी के लिए छंदों का निर्माण हुआ है, उसी तरह एक सधी हुई लघुकथा का सदा हुआ आरंभ और अंत होना चाहिए। उसके लिए श्रेष्ठ लघुकथा होने की निशानी भी यही है। किसी भी रचना का शीर्षक उस विधा में क्या मौजूद है इस पर टिका होता है, जबकि उसका आरंभ लघुकथा की नींव की ईंट होता है। यदि नांदी वाक्य ही डगमग हो जाए तो पूरा कलेवर ही पथभ्रष्ट हो जाता है। उसी तरह लघुकथा की अंतिम परिणति ही उसका सबसे तीक्ष्ण बिंदु है, जहां पर जाकर पाठक सोचने पर विवश हो जाए, अथवा कि कथा में इतने गहरे उतर जाए कि उसे कथा से बाहर आने के लिए कुछ पल लग जाएं। कथा का अंत चमत्कारिक तथा कुछ अप्रत्याशित होना चाहिए, जिससे कि लघुकथा पढ़ने वाला कुछ ठगा सा, कुछ अवाक सा या कुछ सोचने को विवश हो जाए। आखिर यह कथा क्यों कर लिखी गई, इसका निहितार्थ क्या है? अपनी बात को वजन देने के लिए मैंने नवचेतन अप्रैल 1989 से मुकुंद पी शाह के लेख लघुकथा नी मथामण प्रफुल्ल रावल गुजराती से अनुवाद पृष्ठ संख्या 10 पर लिखा है। रचना में अंत का काफी महत्व होता है। कभी अंत ही लघुकथा को कलाकृति बना देता है। यह उद्धरण बिल्कुल सही है। कभी कभी लघुकथा का अंत लघुकथा को कालजयी बना देता है, जैसे कि हरि मृदुल जी की यह लघुकथा जिसका कि शीर्षक है खंडन। लघुकथा उस फिल्म की चर्चा का कारण एक नग्न दृश्य था। दर्शकों में ये जानने की बड़ी जिज्ञासा थी कि स्वयं हीरोइन ने
यह दृश्य अभिनीत किया है अथवा इसे फिल्माने के लिए किसी एक्स्ट्रा कलाकार की मदद लेनी पड़ी। इस मामले में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि पत्र पत्रिकाओं ने घोषित कर दिया यह सीन एक एक्स्ट्रा कलाकार ने मोटी रकम लेकर किया। दृश्य मदमस्त कर देने वाला था। संभावना थी कि वह एक्स्ट्रा कलाकार अगर सामने आ जाए तो उसे बिना किसी संघर्ष के 8-10 फिल्में बतौर हीरोइन आसानी से मिल जाएंगी। अगले ही दिन फिल्म की हीरोइन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला। उसने बाकायदा सबूतों के साथ सिद्ध कर दिया कि वह चर्चित दृश्य उसी ने किया, किसी एक्स्ट्रा की मदद नहीं ली गई। ये लोककथा मैंने लोककथा.com से ली है। इसके लिए मैं आदरणीय रामेश्वर काम्बोज, हिमांशु सर एवं सुकेश साहनी सर जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। उपर्युक्त लोककथा में उसका चरम बिंदु एकदम शिखर के अग्रभाग पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है, जहां पर जाकर पाठक एकदम अचकचा जाता है। अनायास ही उसके मुख से गहरी उच्छ्वास निकलती है और खुद को ठगा सा महसूस करता है। अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वाला भाव। इसी तरह कई लोककथाएं बहुत बढ़िया बनी हैं, अच्छी तरह संप्रेषित भी हुई हैं, लेकिन उनके अंत में उन्हें उतना मारक नहीं बनाया जितना कि होना चाहिए। अब चाहे कोई उपन्यास हो या लोककथा, उसका प्रस्फुटन तो उत्कट तीव्र अनुभूति जन्यता से ही होता है। फिर लोककथा तो जानी ही जाती है क्षण विशेष के लिए। इसका सृजन ही मात्र एक घटना बिंदु के इर्द गिर्द बुने शब्दों से होता है। एकांगी विधा होने के कारण इसके पंच या अंतिम पंक्ति में तो अंतर छटा देखने को मिलती है, लेकिन पूरी कथा इकहरी ही चलती है। अतएव लोककथा अपने लिए आवश्यक शब्द स्वयं निर्धारित करती है। जो लघुकथा अपने लिए कसौटी नहीं रखती, वो ऐसे ही बिखर जाती है। लोककथा के अंत के विषय में डॉक्टर बलराम अग्रवाल हो अथवा वरिष्ठ लोककथाकार संपादक मधुदीप गुप्ता जी हो, उनका मानना यही है कि लोककथा की पंच लाइन यदि कथा के साथ संप्रेषित नहीं होती अथवा कथा के साथ न्याय नहीं करती तो वह अनौचित्यपूर्ण है। इस प्रकार लोककथा की समूची काया में अगर संप्रेषणीयता विश्वसनीयता का गुण नहीं है, वो अगर अपने समय के सरोकारों से विलग है, तो पंच लाइन अकेली पढ़कर उसे बिट अथवा चुटकुला बनाकर छोड़ दे सकती है। लोककथा वार्ता डॉक्टर बलराम अग्रवाल। इसी तरह यह भी समझना अति आवश्यक है कि न अकेला प्रारंभ बिंदु, न ही मध्य बिंदु और न ही अंत की पंचलाइन किसी लोककथा का संपूर्ण उद्धार कर देती है या कर देगी। एक बेहतरीन लोककथा के लिए इन तीनों के साथ शब्द चयन, घटना चयन में अपेक्षित सावधानी भी होनी चाहिए, तभी एक अच्छी लोककथा का सृजन हो सकता है। अंत आते आते इसके उपसंहार के बारे में मैंने कुछ इस तरह से इसको बांधने की कोशिश की है। लोककथा ही नहीं, कथा की किसी भी विधा में जब तक आदि, अंत और मध्य तीनों ही परिमाण में न हो, तो लेखन का महत्व घट जाता है, उद्देश्य भटक जाता है। लेखन की विधा है ही ऐसी जो सोचने पर मजबूर कर दे, कथा विधा के चरमोत्कर्ष को दीप्तिपा दे। यदि पूरे आलोक का निचोड़ लिखते हुए मुझे कहना हो तो मैं यह कहना चाहूंगी कि लोककथा आरंभ से अंत तक एक ऐसा वर्तुल है
जो केवल चाक, खड़िया या पेंसिल से यूं ही नहीं खींचा जा सकता, उसके लिए हमें कंपास या किसी वृत्ताकार टूल की आवश्यकता होगी, जिससे कि लघुकथा का वर्तुल न 1 इंच ज्यादा हो और न 1 इंच कम। धन्यवाद। आपका बहुत सारा समय लिया, आपने मुझे सुना, इसके लिए आभारी। मित्रों, ये था डॉक्टर संध्या तिवारी जी का आलेख लघु कथा में आरंभ एवं समापन बिंदु और उसकी रचना यात्रा। इस आलेख और उससे जुड़े विषय पर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप पूछ सकते हैं। पुनः दोहराना चाहूँगा कि अपना प्रश्न इस आलेख की फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी कॉलम में पूछें। इस योजना का अगला आलेख एकांतर शुक्रवार को प्रस्तुत किया जाएगा। अगली प्रस्तुति में आपसे रूबरू होंगी लघु कथाकार सुश्री दिव्या राकेश शर्मा जी। उनके आलेख का विषय है लघु कथा में बिंबों की निर्मिति, प्रकृति, प्रभावोत्पादकता और स्थिति। अब हम आपसे लेते हैं विदा। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।